नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर सियासी पारा काफी गर्म हो गया है। कल आपने देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह जब महाराष्ट्र में थे तो उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा था और उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने कहा था कि वो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हैं। अब इस तरीके की बयानबाजी करने के बाद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शरद पवार से मिले हैं। अब ये बताया जा रहा है कि उन्होंने सिंचाई, दूध के दामों को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर वो मिले हैं। ये ऑफिशियल रीजंस हैं, लेकिन जो सह्याद्री गेस्ट हाउस है मुंबई का, वहां पर ये मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे और शरद पवार की। इस मीटिंग के पीछे क्या रहस्य हो सकता है, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑलरेडी अजीत पवार घर वापसी के जुगाड़ में लगे हुए हैं। अजीत पवार एक मौका देख रहे हैं कि अब किस तरीके से उनकी घर वापसी हो, यानी कि एनसीपी में। कुछ लोग ये भी अटकल लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एकनाथ शिंदे के कुछ लोग अब शरद पवार का गुट ज्वाइन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो मराठा आरक्षण को लेकर जो राजनीति है, उसका जिम्मा भी अब शरद पवार को दिया गया है। उनको मेन सूत्रधार बनाया गया। आपने देखा था कुछ दिन पहले छगन भुजबल उनसे मिले थे। उसके बाद सुनेत्रा पवार की जो एक बैठक थी, उसके बारे में खबर तेज हुई कि वो मिले। उसके बाद अजीत पवार के कुछ फैक्शन के लोगों ने शरद पवार का गुट ज्वाइन किया। वो एक बड़ा झटका अजीत पवार को बताया जा रहा था। तो ये एक इतनी मामूली मीटिंग एकनाथ शिंदे की जो शरद पवार से हुई है, ये इतनी मामूली मीटिंग नहीं है। जो कि ये बताया जा रहा है कि ये शुगर प्राइसेस और इरिगेशन को लेकर ये मीटिंग है। लेकिन इस मीटिंग के पीछे क्या खेल हो सकता है और जो ये सियासी खेल चल रहा है उसका क्या कारण हो सकता है, इसी को समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ डेली देशोन्नति ग्रुप के एडिटर इन चीफ प्रकाश पोरे जी हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पुष्पराज देश पांडे, जो कि लेखक हैं भारत जोड़ो यात्रा के और इंडिया अलायंस के साथ बहुत करीबी से काम करते हैं। पुष्पराज, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में प्रकाश पोरे से शुरू करती हूँ। पोरे साहब, आपको क्या सूत्रों से पता चल रहा है कि ये जो एकनाथ शिंदे की मुलाकात शरद पवार से हुई है, वैसे तो ये बताया जा रहा है कि इरिगेशन और शुगर प्राइसेस को लेकर ये मीटिंग है, लेकिन ये तो बताने के लिए है, लेकिन अंदर का जो खेल है वो क्या है सर? एकनाथ शिंदे की मुलाकात शरद पवार के साथ, इसके मायने क्या हैं, राजनीतिक मायने? जी। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो मीटिंग हुई है बोलने के लिए, मीडिया के लिए, या जो टोटल बाहर निकली हुई बातें ये है कि पवार साहब ने जो किसानों का जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है, तो वो उसके ऊपर किसान बड़े नाराज है, किसी को इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, ऐसा बोले जा रहा है। और वही बात उन्होंने बोलने के लिए पवार साहब ने उनकी मीटिंग मांगी थी। प्लस वो ऊपर से ये जो अपना हमारा ओबीसी मराठा आरक्षण का जो इश्यू चल रहा है, वो भी एक मुद्दा बताया जा रहा है। वो हिसाब से उसके ऊपर उन्होंने मुलाकात ली थी, क्योंकि छगन भुजबल ने जो पवार साहब को बोला था कि भाई ये आप जरा पहल करो इसके अंदर, क्योंकि ओबीसी का जो आरक्षण मिला था वो शरद पवार साहब ने ही उनके जमाने में उसको क्लियर किया था। तो उसी तरीके से आप ये मराठा आरक्षण के अंदर भी कुछ रास्ता निकालिए, ऐसा बोलने के लिए भुजबल साहब वहां गए थे, ऐसा उनका भी बोलना था। और अभी ये जो इशू था, वो पवार साहब ने जो उनको जो टाइम मांगा था, उसके ऊपर उन्होंने उसका उल्लेख किया था। तो अभी ये बोलने के लिए तो ये सामने आए हुए इशू है। अब ये तो हमेशा राजकीय अटकलें जो है, हालांकि ये जो दो इशू है, इन दो इश्यूज के लिए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पवार साहब की औहदा इतना बड़ा है कि अगर वो शिंदे को बुला लेते थे, क्योंकि ये इशू तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना, गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू है, तो पवार शिंदे को घर को भी बुला सकते थे। पवार साहब के जैसे आदमी ने वहां जाने की जरूरत है, ऐसा मैं समझता नहीं हूँ। और पवार साहब की उतनी ताकत है कि वो अगर शिंदे को फोन कर दे या मैसेज भेजे तो शिंदे उल्टे पांव वहां पे भाग के जाएंगे, सिल्वर रोक के और मिलेंगे। ये भी हो सकता है। लेकिन अब जब पवार साहब ने खुद होके उनको समय मांगा है, तो ऐसे इसके अंदर थोड़ा सा पर्दे के पीछे भी कुछ हो सकता है। जिस तरीके से अमित शाह ने परसों के रोज हमारे औरंगाबाद के अंदर जो लेक्चर के अंदर उन्होंने बोला है, जिस तरीके से पवार साहब के बारे में उन्होंने बोला है, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के बारे में भी उन्होंने जो बोला है कि उद्धव ठाकरे तो क्या बोलते हैं औरंगजेब का, और उनका कुछ टिप्पणी किया था, तो ये सारी बातें भी हो सकती है। और जिस तरीके से अमित शाह ने वहां उल्लेख किया पवार साहब के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, तो ये भी सारे इशू हो सकते हैं।
नहीं, लेकिन आप या जैसे एक नाथ शिंदे कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर अमित शाह शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना, उद्धव ठाकरे को अगर औरंगजेब का फैन क्लब बोलने के एक दिन ठीक बाद अगर एक नाथ शिंदे उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो एक नाथ शिंदे आपके हिसाब से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या वो अपनी जो नजदीकी है वो क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं शरद पवार से? कुछ ना कुछ मैसेजिंग तो है, ये इतनी मामूली बात नहीं है। देखिए, शिंदे का तो कुछ मैसेज हो नहीं सकता। शिंदे क्या मैसेज देंगे पवार साहब के जैसे आदमी को? हो सकता है कि शिंदे किसी दूसरे के मैसेज, हो सकता है अमित शाह के भी मैसेज दे रहे होंगे, या हो सकता है कि मोदी साहब के भी मैसेज दे रहे होंगे, ये भी शक्यता है। क्योंकि जिस तरीके से सारी बातें और जिस तरीके से राजकीय गलियारा अभी गर्म हो रहा है या घूम रहा है सारा का सारा, वो हिसाब से, और अभी आने वाले जो इलेक्शंस है, क्योंकि ये बातें नॉर्मल नहीं हो रही है, इतना मैं बताता हूँ। जिस तरीके से एक दिन पहले छगन भुजबल ने शरद पवार के ऊपर निशाना साधना, और उतना वो होने के बाद में फिर जाके खुद होके जाके मिल के आना उनको, जबकि शरद पवार की तबीयत ठीक नहीं थी, 1-1.5 घंटा उन्होंने वेट भी किया वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है, ये दीज आर नॉट बी नॉर्मल थिंग्स, इतना तो हम लोगों ने अंदाज लगाना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल पक्का बोलता हूँ जी। ठीक है, अब मैं पुष्पराज के पास आती हूँ कि पुष्पराज, आपके हिसाब से शरद पवार और एकनाथ शिंदे की जो मीटिंग है वो क्या है? इज जस्ट एन ऑर्डिनरी मीटिंग, या इसके कई मायने जैसे लोग निकाल रहे हैं, वो क्या हो सकते हैं? राजनीतिक गलियारों में क्या हो रहा है अगर इन दोनों की बैठक एक हुई है, वो भी सह्याद्री गेस्ट हाउस में? जी। नीलू जी नमस्कार, आपको, पैनलिस्ट को, और प्रकाश जी को, और हमारे दर्शकों को। देखिए, शरद पवार जी महाराष्ट्र के चाणक्य है, देश के चाणक्य है। वो जो भी करते हैं उसमें कोई डबल या ट्रिपल पहलू होते हैं जो समझना बहुत देर तक लगता है। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता ये कोई साधारण मीटिंग है। ये जो बैठक हुई है शिंदे जी के साथ, मेरे हिसाब से दो कारणों के कारण हुई है। एक तो ये है कि शिंदे फैक्शन बार बार अजित पवार जी के पूरे जो उनके जो गठ है, एनसीपी के गठ को, उस पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें कम सीट, बेसिकली वो उनको कम सीटों में समेटना चाह रहे हैं। अभी जो उनकी भाजपा और उनकी महायुति की भी सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है। तो मेरे अनुमान से ये शायद एक प्रेशर टैक्टिक है कि आप थोड़े कम सीट ले लीजिए, वरना हमारे पास और भी कई ऑप्शंस है। तो ये एक रणनीति हो सकती है मुख्यमंत्री शिंदे जी की तरफ से। दूसरी तरीका दूसरा मतलब, ये मेरा मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, आज के समय महाविकास अघाड़ी शायद 200 से ऊपर सीटें जीत सकती है इस चुनाव में, 288 में से। वो भी कल परसों शरद पवार जी ने बयान दिया था कि शायद 225 से ऊपर जा सकती है। अब ऐसी स्थिति में शिंदे जी का ये मेक और ब्रेक वो है, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने शायद अपना ऑफर किया होगा कि अगर उद्धव जी के शिवसेना के साथ अगर शायद आपका तालमेल नहीं हो रहा है, या अगर वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके साथ, तो उस स्थिति में हम भी हैं। तो उन्होंने शायद अपने भी दावेदारी कर दी होगी कि आप हमें भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो सिटिंग मुख्यमंत्री है, वो शायद कभी पदवी छोड़ना नहीं चाहेंगे। और ये तो कोई वैचारिक रूप से तो भाजपा के साथ जुड़े हैं नहीं, और उन्हें भी पता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, भाजपा जिस हालातों से गुजर रही है, अब सारे उनके जो समर्थक दल है, बीजेडी हो, पीडीपी हो, टीडीपी हो, एआईडीएमके हो, भाजपा ने उनको उनके साथ गठबंधन करके उन्हीं को तोड़ने की कोशिश की है। तो ये स्थिति समझकर, ये स्थिति सोचकर, ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद यही हो जाए हमारे साथ, फडणवीस जी और अमित शाह जी और मोदी जी शायद मेरी पार्टी को तोड़ दे। उस स्थिति को, जो आने वाली गंभीर स्थिति को ध्यान रखते हुए वो शायद प्लान बी बना रहे हैं। तो ये बेसिकली भाजपा की वीकनेस दर्शाता है मुझे, क्योंकि अगर आपके सिटिंग गवर्नमेंट में से आपके सहयोगी दल दूसरे दलों के साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं, जब आपकी डबल इंजन सरकार है, दिल्ली में भी है और महाराष्ट्र में है, अब उस स्थिति में आपका पूरा पकड़ होती है प्रशासन के सारे यंत्रों पे, तभी भी जाके अगर आप बदलाव की बात कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो कि स्थिति कितनी खराब है। नहीं, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो चीजें एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में है वो सब कुछ ठीक नहीं है, और ये कहीं ना कहीं संबंधों में तनाव का भी संकेत देता है कि रिश्ते जो है वो तनावपूर्ण है। जी बिल्कुल। पुष्पराज। हाँ, बिल्कुल। देखिए,
जिस तरह से शिंदे फैक्शन ने पार्टी को तोड़ा है, अपनी ही पार्टी को तोड़ा है, मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव के बाद उन्हें मतलब उनको साफ ज़ाहिर हो गया होगा कि पूरे राज्य में उनके खिलाफ क्या माहौल है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं, भाजपा की निराशा, भाजपा की बौखलाहट उन्हें दिख ही रही होगी, जो वो डरे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ वो भी ये भी समझ रहे हैं कि उनकी छवि कितनी खराब हुई है। इस संदर्भ में मतलब जिस तरह से उनको गद्दार कहा जा रहा है, तो क्या पता वो शायद शरद पवार जी को ये भी कह रहे होंगे कि आप हमारा री एंट्री का, घर वापसी का कुछ जुगाड़ करिए। बिल्कुल। ओके, इस समय वाहिद अली खान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाहिद मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार हैं और वाहिद के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि मुंबई की जितनी भी गॉसिप पॉलिटिकल सर्कल्स में होती है, वाहिद के पास एक खबर होती है। वाहिद, मैं आज वाकई में चाह रही थी कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े, आपको थोड़ा लेट हो गया, बट नो इश्यूज। लेकिन ये जो एकनाथ शिंदे की जो आज मीटिंग शरद पवार के साथ हुई है, आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? असली कहानी क्या है पर्दे के पीछे? मैं पहले तो क्षमा चाहूंगा रेणु जी कि मैं थोड़ा देर से आया, क्योंकि तो वो कुछ यूट्यूब लीक्स और पासवर्ड का कुछ चल रहा था, तो आईटी डिपार्टमेंट को फोन करके नया पासवर्ड मंगाया। तो मैं आप सबसे माफी चाहूंगा इस बारे में। और अगर मैं आपके सवाल में आऊं तो मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे माहौल चुनाव का नजदीक आएगा, वैसे वैसे इस तरह की मुलाकातें, यादें पर और वादे इरादे बहुत कुछ देखने को मिलेंगे आपको। आज उसी का एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देखने को मिला। कल जहां पर आकर भाषण में अमित शाह जी शरद पवार को बहुत बुरी तरह से लताड़ कर जाते हैं, उद्धव ठाकरे को लताड़ कर जाते हैं पूना में, और वहीं आज एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है वो जाकर शरद पवार से मीटिंग करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि किस ओर जा रही है। देखिए, यहाँ अभी नथिंग इज परमानेंट, कुछ परमानेंट नहीं है। यहाँ पर चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे, उससे पहले हर एक आदमी अपने खुशी को बचाना चाहता है। हर एक आदमी यहाँ पे जान चुका है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है वो बुरी तरह से जो मैं वाहिद आपसे चीज समझना चाह रही हूँ कि इस समय एकनाथ शिंदे का शरद पवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में मिलना, उसके पीछे की कहानी एकनाथ शिंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले समझूंगी, फिर मैं शरद पवार के पास आऊंगी कि वो क्या चाहते हैं। तो एकनाथ शिंदे इस समय चाहते क्या है आपके हिसाब से? एकनाथ शिंदे यही चाहेंगे जो सीएम बने हैं वो बने रहे आगे जाके, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं आपको खुले शब्दों में कहता हूं कि एकनाथ शिंदे ये लाइफ में पहली और अंतिम बार सीएम बने हैं। बड़े खुले शब्दों में मैं कह रहा हूं आपको ये बात, क्योंकि शिंदे साहब में वो गवर्नेंस नहीं है, शिंदे साहब में वो फॉलोइंग, पब्लिक फॉलोइंग नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ लोग जरूर उनको मानने लगे हैं, कुछ एमपी जरूर चुन के आए, लेकिन जब आप सत्ता में एज अ चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो आपके पास कुछ पावर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, और उन पावर्स को ना चाहते हुए ना चाहते हुए भी आप इस्तेमाल हो जाते हैं वो पावर्स, और वही क्या देखने ये को मिला है। कहना सही होगा वाहिद, क्या ये कहना सही होगा कि इस समय एकनाथ शिंदे शरद पवार की शरण में चले गए हैं एक तरीके से अपने आप को बचाने? एकनाथ शिंदे शरद पवार की शरण में नहीं जाएंगे। एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे की शरण में जाएंगे, वाया शरद पवार जाएंगे। डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनको कोई ना कोई एक मीडिएटर चाहिए, तो वाया जाएंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, जब कोई फ्लाइट लंबी होती है, हमको यहाँ से न्यूयॉर्क जाना होता है, तो वाया जाते हैं, क्योंकि कई प्लेन उड़ नहीं पाते सीधा 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 सीधा, तो ये फिर कहीं फ्रैंकफर्ट उतरना पड़ता है, कहीं जर्मनी के और दूसरे शहरों में उतरना पड़ता है, और फिर वहां रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है, और रिफ्यूलिंग करने के बाद हमें आगे जाना पड़ता है। इससे एक सवाल यह आता है कि एकनाथ शिंदे अपनी सीएम की कुर्सी को क्यों छोड़ना चाहेंगे? उनका प्लान क्या है? क्या वो उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या वो अपनी सीएम पद की कुर्सी छोड़ देंगे? अगर इस तरीके की बात जो आप कह रहे हैं, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग कि शरद पवार को एक कॉन्डुइट की तरह यूज किया जा रहा है और वो शरद पवार के जरिए उद्धव ठाकरे तक पहुंचेंगे, तो अगर ऐसी बात है तो फिर एकनाथ शिंदे का असली प्लान क्या है? क्या उनका असली प्लान उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाना है? बिल्कुल यही है, मैं यही कह रहा हूं आपसे नीलू जी कि उनके पास कोई अब चारा नहीं बचा है। देखिए, बीजेपी की राजनीति क्या है वो हम सब समझ चुके हैं। बीजेपी ने कितने लोकल पार्टीज को तबाह किया ये हम सब जान चुके हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि कांवड़ जो यात्रा निकली उस पर जो योगी आदित्यनाथ ने जो किया, उसके बाद अंदरूनी जो जिस तरह का ऑपोजिशन और माहौल देखने को मिला, ये पिछले 10 सालों में देखने को नहीं मिला। जिस तरह की बगावत, जिस तरह की पार्टी के अंदर के लोगों ने बगावत की, जिस तरह की एनडीए की घटक दल ने बगावत की और खुल्लम खुल्ला आकर एक योगी के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया, मतलब इसका मतलब ये हो गया है कि अब वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के आने के बाद ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं ढीली नजर आ रही है।
सीधे साफ तौर पे कह रहा हूं। तो ये सब जान रहे हैं, ये सब भाप रहे हैं, क्योंकि अब वो 1% नहीं रहा यहाँ पर। तो जो एक बार आपने मोदी जी ने कह दिया वो फाइनल, जो योगी जी ने कह दिया वो फाइनल, अब वो बात नहीं रही। अब बट आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे की अगर घर वापसी होती है उद्धव ठाकरे के गुट में, तो उनको इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि मैंने जितने अभी कुछ हाल में इंटरव्यूज किए थे और उसमें तो लोगों ने यही बोला, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के लोगों ने यही बोला कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है कि उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अंग्रेजी में एक शब्द और कहावत है, मुझे तो जी हम अक्सर जर्नलिज्म में यूज करते हैं, पॉसिबिलिटीज कैन नॉट बी रूल्ड आउट। देयर इज नथिंग परमानेंट इन पॉलिटिक्स, नो फ्रेंडशिप, नो एनिमीज। तो अगर कल जाकर एक दूसरे का फायदा उठा सकते हैं ये लोग तो जरूर उठाएंगे, और फायदा उठाना ही पॉलिटिक्स का एक नाम है। तो इसका मतलब ये है कि असली कहानी जो आज एकनाथ शिंदे और शरद पवार को मिलने को लेकर है, वो यही है कि एकनाथ शिंदे अपना रास्ता उद्धव ठाकरे के दरवाजे पर देख रहे हैं और उसके लिए उन्होंने शरद पवार को इस्तेमाल किया आज। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्यों दो राय क्या है मुझे बताइए। कि आज जो महाराष्ट्र का जो सर्वे है वो सीधा सीधा कह रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है और अच्छे बहुमत से बना रही है। अब बस एक बार आप बस भर का एमएलए ले जा सकते हैं, बार बार तो बस नहीं भर सकते ना। एक बार चार्टर प्लेन मुंबई से उड़ सकता है, बार बार तो नहीं भर सकता, क्योंकि पुरानी कहावत एक और मेरे दिमाग में आ रही है कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। तो अगर इस बार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी वापस आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि एक भी एमएलए बॉर्डर क्रॉस करने से पहले परमिशन ना लेगा। तो ये अब ये समझ चुके हैं। तो अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी आ जाती है तो सरकार जो बनेगी वो किसकी बनेगी? वो शिवसेना की बनेगी, उद्धव ठाकरे की बनेगी। सीएम कौन बनेगा? सीएम उद्धव ठाकरे ही बनेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो प्रण लिया हुआ है, जो शपथ ली हुई है, जिस तरह से उनको बेइज्जत करके घर से निकाला गया है, जिस तरह से बेइज्जत करके उनको पार्टी से निकाला जा रहा था, वो अब वक्त आ गया है बदला लेने का। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि अब तो उद्धव ठाकरे को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद भी मिल गया है। उन्होंने कहा था कि भाई ये तो दर्द तभी भरेगा। इनके अलावा मैं खुले शब्द में कहूंगा कि हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह का भी आशीर्वाद मिल गया है। काफी मुसलमान जुड़ गए हैं उनके साथ। अब आपने बड़ी खबर दी है, इसके बेसिस पे मैं प्रकाश पोरे और पुष्पराज के पास जाऊंगी कि प्रकाश जी, अगर ये असली खेल है कि एकनाथ शिंदे ने शरद पवार का इस्तेमाल करके अब उद्धव ठाकरे का अगर दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो फिर क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं? प्रकाश जी अनम्यूट कर लीजिएगा सर जी। नीलू जी देखिए, जो वाहिद ने बोला है मैं उसको 100% सपोर्ट करता हूं, और उसने जो बोला है ना वो कोई गलत बोला नहीं है। यही हो रहा है महाराष्ट्र में। इतनी बात ध्यान में रखिए कि मैंने अपना जो पार्लियामेंट इलेक्शन थे उसके अंदर भी मैंने बोला था कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी जो है वो डबल डिजिट क्रॉस करेंगे नहीं, और वही 9 के ऊपर इनको सीटें नहीं मिली है। देखिए इनकी पूरी जमीन खिसकी नहीं है, धस गई है जमीन पूरी की पूरी नीचे। पवार की शरद क्या बोलते अजित पवार की बोलो या शिंदे की बोलो, अगर ये वापिस से खड़े रहते हैं तो मैंने आपको पिछले इसके अंदर बोला था कि ये लोग जो है 288 सीटें हमारे महाराष्ट्र में हैं, तो ये जो है अपना एनडीए 88 सीटें लाए तो बड़ा मुश्किल है, और 200 सीटें जो है ये लाएंगे, महाविकास आघाड़ी की आएंगी डेफिनेटली, और उतने ही हवा है। ये मैं बोल रहा हूँ ना 88 सीटें, ये बहुत ज्यादा डेयरिंग से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी उतनी हवा बनी नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे जो मराठा आरक्षण का जो जरांगे ने जो तूफान खड़ा किया है, उसके अंदर तो ऑलरेडी ये पूरे के पूरे ढह चुके हैं, और उसके बाद में वापिस से ये जिस तरीके से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बातें कर रहे हैं ना कि भुजबल जाके मिल रहा है, ये जाके मिल रहा है, और उसके बाद में अमित शाह ने जो कमेंट किए हैं शरद पवार के जैसे आदमी के ऊपर, ये आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के लोग सारा बर्दाश्त करने वाले हैं? बिल्कुल करने वाले नहीं है। और उद्धव ठाकरे को इन्होंने जिस तरीके से औरंगजेब की उपमा दे दी कि फैन क्लब वाले हैं, तो ये सारे के सारे पता है कि शिवसेना का क्या वजूद है, कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे के इनके बारे में क्या विचार है। ये कितने भी अंगार लगाने की कोशिश करेंगे। अभी क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि अभी लोगों को और मराठा सेंटिमेंट लोगों का उठाने के लिए इन्होंने वो शिवाजी महाराज के हमारे वो बाघनक जो थे ना, जिसका लेके उन्होंने वो अफजल खान का कोठड़ा निकाला था, वो लाके घुमा रहे, और उसके ऊपर से ये बातें क्लियर हुई कि ये बाघनक वो नहीं है, ये सारे नकली है, और इनकी सारी नौटंकी चल रही है। और उसी के कारण अभी ये लोगों ने क्या किया है
कि वो लाडली बहना, फिर वो उसके ऊपर से रिएक्शन निकली, तो फिर लाडला भाई, ये सारे के सारे। उसके बाद में ये ग्रेजुएट्स के लिए हम 30,000 देंगे, लोगों को डिप्लोमा वालों को 8,000 देंगे, ऊपर से ये इन्होंने बोल दिया कि तीर्थ यात्रा में जो भी जाना चाहेंगे 30,000 रुपए दे देंगे उसको। भैया देखिए, ऐसा है कि जेब तो पूरी फटी है कंप्लीटली, पैसा कहाँ है इनके पास में, एक ढेला नहीं है। स्टेट के ऊपर 7 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा है, 7 लाख करोड़ के ऊपर का। उसके बाद में अभी आप छोटी सी बात बताता हूँ, किसानों के जो स्प्रिंकलर रहते हैं, ड्रिप इरिगेशन, उसका 900 करोड़ रुपया सिर्फ बकाया है, पिछले 2 साल हो गए, पिछले 2 साल से 900 करोड़ रुपया उन किसानों का, वो तक के पैसा नहीं दिए हैं। वो सारी की सारी एसोसिएशन है ना, ये ड्रिप इरिगेशन वाली, वो जाके बच्चू कडू के नेतृत्व में जाके अभी इनको मिल के आई कि साहब ये पैसा तो दे दो, 2 साल हो गए किसानों का। तो इनके पास में जहर खाने के लिए पैसा नहीं है इनके पास में, ऊपर से ये सारे के सारे ये रेवड़िया बांट रहे हैं, जिसके ऊपर से भयंकर रिएक्शन निकली है। मैंने मेरा एक आर्टिकल लिखा है, उसके अंदर मैंने लिखा है कि जंगली सुअरों को कैसे पकड़े जाता है। तो ये 1 मिनट में किस्सा समझाता हूं मैं आपको। जंगली सुअरों को पकड़ने का तरीका एक ही है कि उनको जंगल में एक जगह पे ऊपर ये अपने भुट्टे डाले जाते हैं, फिर सुअर आने आके उसको खाना करते, 2-3 दिन डालते, फिर एक साइड में कंपाउंड लगाते, फिर दूसरे साइड में कंपाउंड लगाते, फिर तीसरे साइड में कंपाउंड लगाते 2-3 दिन के बाद में। ऐसे 4-5 दिनों के अंदर छोटा छोटा करके चारों साइड से फिर 8वें 10वें दिन कंपाउंड लगा देते और उसको गेट लग देते, सुअर आके वो भुट्टे खाने लगते, फिर वो गेट बंद कर देते। तो ये मैंने आर्टिकल लिखा, आपको मजाक लगेगा, मुझे सुबह शाम लोगों ने सोने नहीं दिया, पिछले 1 हफ्ते से वो आर्टिकल की लोग तारीफ कर रहे हैं। तो ये जो रेवड़िया लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इनका, और जिस तरीके से पैसे बांट रहे हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मेरे पास में कंप्लेंट किया, बोले पोरे साहब जब से ये निकला, बोले मेरे इंडस्ट्री के अंदर बोले 400 वर्कर काम कर रहे थे, 4 आए बोले आज। उनको पूछा क्या है, तो बोले नहीं वो कागज पत्र पूर्तता करने के लिए बीवीके वगैरह सब उसके पीछे भाग रहे। होना जाना कुछ नहीं है, 1 रुपया भी उसको मिलने वाला नहीं, क्योंकि 2-3 में 45 दिन की नोटिस निकली इनकी, 45 दिन के अंदर एक भी कागज पूरा होगा नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां इसके विरोध में क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगी वो इनके निशाने में आ जाएंगे। ये बोलेंगे कि देखो हमारी तो लाडली बहनों को पैसा, लाडले भाई को पैसा देने की हमारी इच्छा है, जो कहे वो फलाने फलाने पार्टी ने इसके अंदर टांग अड़ा दी, नहीं तो इसलिए पॉलिटिकल गेम हो रहा है। लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की हो गई है कि इनकी जमीन खिसक गई है करके ये बिल्कुल रेवड़िया बांट रहे हैं, और बेफुजा, और लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कॉमन आदमी से लेकर तो जिनको पैसे मिलने वाले हैं ना, वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे करके। तो ये बात तो पक्की है बिल्कुल, जो वाइस ने बोला है, मैं बिल्कुल उसको समर्थन करता हूँ कि ये अभी ये मरने के लिए आ गए, तो इसलिए जाके कुछ भी कहाँ पे भी जाके अभी आने वाले 1 महीने भर में देखिए, ये सारे के सारे अजीत पवार वाले भी जाएंगे पवार साहब के पास में, ये उद्धव के पास में भी सब लोग जाएंगे बाहर जो गए ना, यानी कि घर वापसी का सीजन महाराष्ट्र की सियासत में अब शुरू होगा। अजीत पवार घर वापसी पर जाएंगे, उसके बाद ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे भी जाएंगे, क्योंकि वाहिद ने ये बड़ी खबर दी है। पुष्पराज, मैं अब इसी बेसिस पर आपसे एक रिएक्शन चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि ये एक डन डील है, एकनाथ शिंदे अब वापस उद्धव ठाकरे के कैंप में जाएंगे? देखिए, जब आप जीत रहे हो नीलू जी, तब आपको एक्सटर्नल सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। और आज के समय हर सर्वेक्षण कह रहा है, सी वोटर का आप देख लीजिए, इनफैक्ट भाजपा के जो आंदरूनी संबंध है, वो वाले जो सर्वे एजेंसीज है उनकी भी आप देख लीजिए, कोई भी महाविकास आघाड़ी को 190 से कम दे ही नहीं रहा है। इनफैक्ट कई सर्वेक्षण तो 225 230 भी दे रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपको बाहर से जो हारने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर थप्पा लगा हुआ है गद्दार का, जिनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि आज उनकी पार्टी बचेगी या नहीं, आपको क्यों लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को इन पार्टियों की जरूरत पड़ेगी? मुझे नहीं लगता है कोई जरूरत है। आज के समय जैसे प्रकाश जी कह रहे थे, वाहिद जी कह रहे थे, आज के समय मल्टीपल परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। अजीत पवार जी पवार साहब से बात कर चुके हैं कि मुझे वापस ले लीजिए, उन्होंने नकार दिया है, तो वो दरवाजा बंद हो गया उनके लिए। अब अब उनको जितना टोका जा रहा है, अजीत पवार जी यही कह रहे हैं कि हम लोग अकेले लड़ेंगे। शिवसेना के जो शिंदे फैक्शन है, वो खुद समझ रहे हैं कि शायद भाजपा उनको तोड़ देगी या उनको कम सीटें देगी, और इसीलिए वो या तो उद्धव ठाकरे वापस गठ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या पोस्ट पोल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर कम सीटें आई तो हम भी समर्थन दे सकते हैं, आउटसाइड सपोर्ट दे सकते हैं, या मैं अगर सीएम बचा रहूं वैसी स्थिति में। और तीसरा फैक्शन खुद भाजपा है, जो आज के समय जैसे प्रकाश जी कह रहे थे
रेवड़ियों के अलावा, मैं रेवड़ी का शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जो पॉपुलर स्कीम्स है उसके अलावा वो लगातार पश्चिम महाराष्ट्र में, बिकॉज़ विदर्भ में तो उनका पूरा सफाया होने वाला है, ये तय हो गया है। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में जो उन्होंने कोल्हापुर में किया है, अब वो सातारा में 28 तारीख को करवा रहे हैं, फिर वो कराएँगे। ये ऐसे 22 उन्होंने स्थल चुने हैं, जहाँ वो तीसरी सो कॉल्ड थर्ड पार्टी से वो लोग दंगल करवा रहे हैं। मुसलमानों के दरगाहों पे या मुसलमानों के घरों पे वो अटैक करवाने वाले हैं। तो ये बेसिकली जो महाराष्ट्र की जो अस्मिता है, महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, उसके विरुद्ध और खास करके उस जगह पे कर रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में आपको याद है, फुले की भी जगह है, शाहू की भी जगह है, बाबा साहेब अम्बेडकर की भी जगह है। तो जितने भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं, वो पश्चिम महाराष्ट्र में हुए हैं और उस जगह में वो लोग आके अपना मतलब अपने जो हिंदू-मुस्लिम हिंदुत्व पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें उससे राज्य की राजनीति में, लोक नीति में वो ज़हर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो गद्दारों की पॉलिटिक्स है, गद्दार का छाप लगा हुआ है, उसके साथ-साथ ये जो लगने वाला है उनको छाप, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ राजनीतिक या जो प्रबुद्ध लोग हैं या पढ़े-लिखे लोग हैं, सिर्फ़ उनमें आक्रोश है। जो आम जनता है, उनमें आक्रोश है कि ये जो आप लोग कर रहे हो, ये हमारी अस्मिता, ये हमारी संस्कृति, हमारे जो सबाल्टर्न कल्चर है, उसके विपरीत है। और जो आप लोग करने जा रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है और इसका करारा जवाब मिलेगा। मुझे लग रहा है नवंबर में बहुत करारा जवाब मिलेगा। आपसे एक छोटा-सा जवाब चाहूँगी, उसके बाद मैं वाहिद के पास जाऊँगी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए कि अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो कि अभी तक लगातार इस बात को कह रही थी कि देखिए एकनाथ शिंदे ने पार्टी को तोड़ दिया था, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, तोड़-फोड़ की सरकार बनी। अब अगर वही एकनाथ शिंदे वापस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में जाते हैं, तो क्या एमवीए को वो मंजूर होगा? नैतिकता की बात करने वाला एमवीए आज क्या करेगा? फिर अगर वो ये कंफर्म हो जाता है कि वो जा रहे हैं। जी, पुष्पराज। देखिए, ये उनकी निराशा दर्शाती है। अगर वो निराश है, वो बौखला रहे हैं, हम क्यों डरे? हम तो अपवर्ड स्विंग पे है ना। इंडिया अलायंस महाविकास अघाड़ी आज सक्षम है और बहुत ही मतलब अगर हमने अगले 2 महीनों में रणनीति सही रखी अपनी और अपना जो फोकस है लोगों की जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आकांक्षाएं है उसको अमल करने के ऊपर हमने अपना फोकस उसी पे रखा और उसी पे हम लोग अमल करने पे रहेंगे। हमें किसी गद्दारों की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि जस्ट बिकॉज वो डर रहे हैं क्योंकि अंदर उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम समस्या है, लेकिन हम गद्दारों को क्यों ले वापस? आज जब हम लोग सक्षम है, आप कमजोर थोड़ी हो। आज के समय हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अकेले, फिर शिवसेना है और फिर शरद पवार जी के फैक्शन है। तो तीनों मिला के और उसमें सीपीआई, सीपीएम, शेतकरी संगठन, बाय द वे वो भी वापस आएंगे। शेतकरी संगठन भी वापस आएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। जयंत पाटिल की वर्कर्स पार्टी है। तो कुल मिला के जो हम लोग लड़ रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र लड़ रहा है आज भाजपा के तानाशाही के खिलाफ। तो उसमें हम लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो करते रहे, खुदा कर रहे। ठीक है। अब वाहिद, क्योंकि आपने खबर दिया, सॉरी नीलू जी, एक उन्हीं के सांसद ने कहा था जब हाथी टहलता है तो या शेर चलता है तो बगल में क्या होता है, आपको याद है राइट? तो वो कर रहे, करने दो। मैं शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन्हीं के सांसद ने कहा था, लेकिन मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ओके वाहिद, अब आपके पास आऊंगी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए कि क्या कहेंगे, ये क्या किस सीजन का दौर अब हम देख रहे हैं? एकनाथ शिंदे की मुलाकात, जिसके बारे में आपने कहा कि उद्धव ठाकरे का कैंप वो ज्वाइन करने के लिए बेताब है और इसका उस चीज के लिए उन्होंने शरद पवार का इस्तेमाल किया है। तो अंत में जो पूरा खेल है उस पर क्या कहेंगे? छोटी टिप्पणी आपके साथ, फिर मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगी। हाँ, अंत में कुछ नहीं, महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है, उद्धव ठाकरे शपथ दे रहा है, कैबिनेट बन रहा है, कैबिनेट में नए नए मिनिस्टर्स आ रहे हैं और काफी अच्छे से 5 साल चलेंगे, ये मैं पक्का तौर पर कह सकता हूँ। और ये ऑपोजिशन में कहीं कोने में कहीं बैठे हुए दिखेंगे आपको। देखिए थाने में इनकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत से बहुत 5, 6, 7, 8 एमएलए, ये वही एमएलए जो आनंद दीघे साहब के साथ एक जमाने में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे और दीघे साहब ने इनको प्लेटफॉर्म दिया उस समय। तो दीघे साहब को प्लेटफॉर्म देने के बाद दीघे साहब जो खुद माननीय श्री बाला साहब ठाकरे को अपना सब कुछ मानते थे और उनको उनके जाने के बाद उनके पुत्र के साथ जो आनंद दीघे साहब के लोगों ने किया, गद्दार कहा, क्या क्या
वाहिद, अगर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का कैंप ज्वाइन भी कर लेते हैं तो वो किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? क्या वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे? अरे नीलू जी, ये पॉलिटिशियन का मुंह बहुत अजीबोगरीब होता है, इनके मास्क बहुत अजीबोगरीब होते हैं, इनके मास्क चेंज होते हैं। कभी कोरोना की वजह से हमने एक बार मास्क पहन लिया, ये लोग तो डेंगू में भी पहन लेते हैं, मलेरिया में भी पहन लेते हैं। इनके मास्क का विश्वास मत कीजिए, ये पॉलिटिक्स ही ऐसी चीज है जिसमें मास्क ही काम आता है। अरे एक हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है जो 8 बार दल चेंज कर चुका है, उसके मास्क की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो बेचारे हम एकनाथ शिंदे की दूसरी बार मास्क चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ये मास्क की बात ना किया करें, मास्किस की बात कीजिए, मास्किस की, कि कौन सा मास्क किस पॉलिटिशियन के पीछे खड़ा हुआ है। अगर आज महाविकास आघाड़ी के पीछे मास्क खड़ा हुआ है तो इनके मास्क कम हो गए हैं और इस वजह से ये जाकर कहीं ना कहीं सरेंडर होना चाहते हैं, क्योंकि फाइलें खुलने में समय नहीं लगता, जेल जाने में समय नहीं लगता, और जेल की रोटियां खाने में बुरी लगती है। जब आप एसी में आपको आगे 10 पायलट और पीछे 10 पायलट और जिसकी तरफ नजर जा रही है वो सलूट मारता है और अचानक आप अपने आप को जेल में पाते हैं, तो ये बड़ा विडंबना बहुत गंदी होती है। तो मैं ये कह दूं कि ये मास्क नहीं, मास्किस की बात हो रही है। आज 200 सीट हो, 170 सीट हो, या मैं बोलता हूँ 250 सीटें हो, कुछ भी हो, ये बात तो कंफर्म है कि महाविकास आघाड़ी आ रही है और आएगी। भाई सर्वे वर्वे छोड़ दीजिए, हम सर्वे वर्वे पे विश्वास नहीं करते। वो सर्वे ये दिखाया था कि 400 सीटें अब की बार मोदी सरकार, किधर गई वो सर्वे? फॉरगेट अबाउट सर्वे। हम लोगों के बीच में जाके बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान एकता की बात कर रहे हैं, हम मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं। क्या ये वही मराठी लोग हैं जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमान लड़ा था? शिवाजी की सेना में कितने मुसलमान थे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो ये जो बाहर से लोग आए हैं, बाहर से मतलब बीजेपी जो बाहर से आई है, वो यहाँ पर अफरा तफरी मचाना चाहती है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ना चाहती है। शिवाजी के जो सोच थी उसको चेंज करना चाहती है, जो मराठी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो लोकसभा में दिख चुका है और विधानसभा में भी दिखेगा। चलिए, आने वाले महीने बहुत रोचक होने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति में और ऐसा लग रहा है कि सबकी घर वापसी हो जाएगी, क्योंकि संकेत बहुत स्ट्रांग है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की ही सरकार आएगी और एक बड़े जनादेश के साथ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अपनी सरकार बनाने की स्थिति में अभी लग रही है। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी कहां पर जाकर अटकती है और बाकी पार्टीज अब क्या करती हैं। आज तो एक झलक मिली आपको एकनाथ शिंदे की, जो कि वाहिद अली खान ने कहा कि आज शरद पवार का सहारा लेकर वो उद्धव ठाकरे के पास जाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा, कब मुमकिन होगा, ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वाहिद, पुष्पराज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।